नमस्कार, सिटी सेंटर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। ग्वालियर में ठगों ने निशाने पर एक महिला मेडिकल ऑफिसर को लिया है। आपको बता दें कि ठगों ने महिला ऑफिसर से 38 लाख रुपए की ठगी की है। ठगों ने महिला को डरा धमकाकर सीबीआई का भय दिखाकर इस वारदात को अंजाम दिया है और उसके बाद यहाँ पर देखिए महिला की शिकायत पर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। जांच जारी है। देखिए यहाँ पे साइबर क्राइम के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। किस तरीके से एक महिला डॉक्टर को डरा धमकाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। 38 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे ठगा गया है और उसके बाद पीड़िता की शिकायत के बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन ग्वालियर क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज किया गया है। जांच जारी है। उन्होंने जो जानकारी ले ली थी उसके आधार पर उन्होंने कहा कि आप जो पैसा आपके पास है 35 लाख रुपए वो ट्रांसफ़र कर दीजिए सीबीआई के खाते में और जब जैसे ही केस सॉल्व हो जाएगा वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और वो 2-2 घंटे में वो मैडम से बात करते थे और उनको बोलते थे कि आप किसी से भी मिलें या किसी से भी बातचीत करें तो हमको आप बताइए क्योंकि हम आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से वो सारी रिपोर्टिंग हो रही थी और बिल्कुल अकेले में बात करने के लिए कहते थे कि आसपास कोई नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। तो वो कई बार वो कार में बैठ के बात करती थी, अपनी जगह छोड़कर करती थी या टाइम लेकर बात करती थी, ऐसे होता रहा। तो वो 35 लाख रुपए 10 तारीख को उन्होंने अपनी सारी एफडीआर तोड़वा के और ट्रांसफ़र कर दिए। तो उनको इतना डराया धमकाया कि उनने घबराहट में जो है करीब अपनी 10-11 एफडी तोड़वा कर 38 लाख रुपए उनको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। और जब बाद में उन्होंने अपने पति को बताया और बाद में जब उन्होंने कहा कि हमने पेमेंट कर दिया, हमें कंपनसेशन वापस दिलवाओ, तो उन्होंने कहा कि आपके साथ फ्रॉड हो गया। जब उनको बाद में समझ में आया कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया तो उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को कंप्लेंट की गई है और कंप्लेंट में एसपी सर ने गंभीरता से लेकर तत्काल साइबर और क्राइम ब्रांच को जांच के लिए लगा दिया और उसमें जल्दी जो आरोपी गण है उनको अरेस्ट कर और राशि बरामद की जाएगी। और अब चलिए बात करते हैं बालाघाट की, जहां पे लांजी बालाघाट में बहुचर्चित डबल मनी कांड जिसमें मुख्य आरोपी के सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी हेमराज और उसके परिवार ने लाखों लोगों को डबल मनी का लालच देकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की थी। पिछले साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर ये फरार चल रहे थे, जिन्हें लांजी पुलिस ने हिरासत में लिया है। डबल मनी कांड का मुख्य आरोपी हेमराज आज भी सलाखों के पीछे है, लेकिन इस हत्याकांड में हेमराज के सहयोगी उसके परिवार के सदस्य फरार चल रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई करते हुए जो फरार आरोपियों के विरुद्ध मुहिम को शुरू किया है उनको पकड़ने की, जिसमें लंबे समय से फरार चल रहे धनराज आमाडारे, कुंदन यादव, मंजू आमाडारे और कोमिन आमाडारे, जो कि डबल मनी से संबंधित विभिन्न प्रकरणों में आरोपी हैं और तथा फरार चल रहे थे लंबे समय से, उनको जो है लांजी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। देवास की बात करते हैं, जहां पे 3 बच्चों की किडनैपिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चों को घर के पास से किडनैप किया गया है। बच्चों को एक युवक ले जाते हुए दिखाई दे रहा है, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। और आपको बता दें कि जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल वो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जब आरोपी तीनों बच्चों को अगवा करके ले जा रहा था। खातेगांव में रहने वाले एक व्यक्ति के 3 बच्चे घर से कहीं लगभग 11:15 बजे लापता हुए। घर वालों ने उनको ढूंढने की कोशिश की और शाम को करीब 5 बजे थाना खातेगांव रिपोर्ट करने आए। एक जगह एक फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति उक्त 3 बच्चों को अपने साथ में ले जाते हुए दिखा है। उस आधार पे पुलिस तहकीकात कर रही है और शीघ्र ही सारे कैमरों के आधार पर उसका ट्रैक पता करके बच्चों को दस्तयाब किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने कुलकर्णी भट्टे में रहने वाले आदतन अपराधी अजय के खिलाफ कार्रवाई की है। अपराधी के खिलाफ एक थाने में अपराध के 31 मामले दर्ज है। अन्य पुलिस थानों में भी मामले दर्ज है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की है। आरोपी की लगातार हम तलाश कर रहे थे। इसी तलाश के दौरान कल दोपहर में पता चला कि आरोपी परदेसीपुरा कलारी के पास में शादी के मुहूर्त में कुछ अवैध शराब खरीदने आया, जिसको वो अवैध रूप से बेचने के और मुनाफा कमाने की फिराक में है। जब सूचना मिली तो वाइन शॉप के पास आदमी भेजे गए, लेकिन ये वहाँ पे नहीं मिला। थोड़ी देर बाद आसपास तलाश करने में ये सुमनी देवी ग्राउंड पे मिला, तो आरोपी को हम पकड़कर थाने पर लेकर आए और इसके विरुद्ध जो है दंडाधिकारी के आदेश के हिसाब से इसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में इसे आज जेल भेजा गया है। इंदौर की बात करते हैं, जहां पे चेकिंग के दौरान एक वाहन से लाखों की नकदी जब्त की गई है। पूरा मामला जिले के सीमा डबल चौकी के पास का, जहां पे एक कार की जब चेकिंग हुई तो कार से 7,11,000 रुपए बरामद हुए हैं। चालक देवास से इंदौर कार लेकर आया था। पुलिस ने कैश जब्त कर लिया है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। थाना खुड़ैल का जो हमारा एसएसटी पॉइंट है डबल चौकी, जो कि देवास जिले की सीमा के पास लगा हुआ था, उस टीम के द्वारा एक सफ़ेद रंग की वैगनार कार को चेक किया गया और उसमें महेश पिता भागीरथ बामनिया निवासी मिर्जापुर जिला देवास के, उनके पास से 7,11,000 रुपये कैश मिला, जिसका वो कोई हिसाब नहीं ले पाए कि वो कहाँ से इतना पैसा आया। और वो देवास जिले से इंदौर लेके आ रहे थे उस पैसे को। और जो कार है MP09 ZC 9134, इसमें ये लेके जा रहे थे। SST टीम के द्वारा विधिवत रूप से उस पैसे की जब्ती की गई है। खरगोन जिलों में बड़वा तहसील के जयमलपुरा में महिला की हत्या करने वाले आरोपी के घर को प्रशासन की ओर से जमींदोज करने की तैयारी की जा रही है। आरोपी गरबा पर पहले ही कई आपराधिक मामलों में दर्ज हो चुका है और प्रशासन ने गरबा के घर को अवैध बताते हुए बेदखल करने की चेतावनी दी है और उसके घर के बाहर नोटिस चस्पा किया है। गरबा को 1 मई तक का समय दिया गया था, लेकिन खुद घर को नहीं तोड़ जाने पर अब प्रशासन घर को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर मोहल्ले वाले भी घर को जल्द से जल्द तोड़ने की मांग कर रहे हैं। भैया तो यो तो गाव में बस्ती म्हणून नहीं चाहिए, या बस्ती गरीब छे, वो करोड़पतीच्या धोका घर को छे, आपण तो गरीब छे नहीं, आपण गरीब जैसा रहा। असं नहीं है कि आपण करोड़पतीच्या धोका पाछे लगी रहा। वो तो वो लुटी लुटी लावा न घर में खवाड़। आए दिन ऐसे लोगों से परेशान करता था तुमको मोहल्ला? बहुत परेशान करता, पर इनका ज्यादा था, इनमें घर में घुसी घुसी मारे। मम्मी से ये रोज झगड़ा करता था मम्मी से, और नाली का कचरे के बदले इनके झगड़ा होता था। बकरी के वजह से बकरी वो रोज पत्थर मारता था इधर। मम्मी से जरा जरा बात में झगड़ा भी कर लेता था। वो दारू पीता था, न वो भी दारू में आता था, न नशे में गाली भी बकता था। अब क्या चाहते हो तुम? तो हम ये चाहते हैं कि ये मकान तोड़े, मम्मी का मंदिर बनाए। ये मकान तोड़ दो, मंदिर बना दो मम्मी का। जब हमारी मम्मी को शांति भी मिलेगी, नहीं तो मम्मी को शांति नहीं मिलेगी। पानी हम इनके इस दरवाजे के सामने जा रहा था, मैंने पाली दे दी। उसके बाद में मेरे मौजूद भी रुका, गाली गलौज दे रहा था। फिर उसके बाद में वो नाली खड़ी हुई, 3 घर के पानी आ रहा, वो नाली में साफ करता था, इधर से उधर कचरा में साफ निकालता था। उसके बाद में मेरे एक यहाँ से लगा के उन्हें दरवाजा के सामने मेरा ले जाके ढेर करता था। क्या मांग करी थी आपने प्रशासन? हमको ये मकान तोड़ना चाहिए और हमको भगवान का मंदिर चाहिए यहाँ पे, और जो ज़मीन बचे वो जो जाने वाली औरत है उसके नाम से होना चाहिए। उधर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के जिला मुख्यालय में मेडिकल वेस्ट खराब दवाइयों का निस्तारण करने की कोई सुविधा नहीं, जिसके चलते खराब हो गई दवाइयों को जिले के झोका गांव में फेंका जा रहा है। जिले के सोनबरसा जंगल के करीब बड़ी मात्रा में दवाइयां यहां पे फेंकी गई है। इन दवाइयों पर कंपनी की पहचान छिपाने के लिए रैपर निकाल दिए गए हैं। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए।
गर्मी के दिनों में बच्चों को लुभाने वाले पेय पदार्थ किस तरह से फेंके गए हैं, इसका नजारा हम आज आपको बलौदा बाजार के झोंका गांव में दिखाने जा रहे हैं। अभी ये जो बलौदा बाजार से बिलासपुर की ओर करही बाजार तक के लिए जो सड़क बनी है, उस सड़क के किनारे पुल के नीचे इस तरह से जो प्रोडक्ट है फेंका गया है। यह जो प्रोडक्ट फेंका गया है ये चकरभाठा में निर्मित किया गया है और राकू चीकू के नाम से इसको यहाँ पर फेंका गया है। इसके जो पैकेट्स हैं इसमें लिखे हुए हैं राकू मिकू और इसी तरीके से और भी प्रोडक्ट जो है फेंके गए हैं। ये एक्सपायरी माल है और इसको कभी अगर कोई बच्चा उपयोग कर लेता है तो वो बीमार पड़ सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। स्थानीय ग्रामीण हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं वो किस रूप में इसको देखते हैं और कब से इसको देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं। मैं 8-10 दिन पहले रोड में पड़ा हुआ था तो देखा हूँ मैं। ये इसको लेकर के क्या आप लोगों को लगता है कि ग्राम सभाओं में, ग्रामों में भी व्यवस्था होनी चाहिए? होनी चाहिए ग्राम कोई भी कुछ भी फेंक करके चला जा रहा है, मान लीजिए ये गांव में इस तरह से फेंक रहा है तो इससे बच्चे तो बीमार पड़ेंगे ही, मान लीजिए। और मैं ऐसे खा जाएंगे इसको, हल्का से मीठा भी रहता है। आज तक कभी कोई इस पे कोई एक्शन नहीं लिया? एक्शन लिया, नजर पड़ा कि नहीं पड़ा वही लोग समझ सकते जो आने जाने और रहेगी लोग। तो ग्रामीणों का जिस तरीके से आप ग्रामीण से देख रहे हैं कि उनका कहना है कि अधिकारियों का नजर पड़ा या नहीं पड़ा, हम गुजर रहे तो हमारी नजर पड़ी इस पर और ये एक गंभीर विषय है क्योंकि बच्चे यहाँ आसपास में खेलते हैं और यहाँ पर अगर वो इसका उपयोग कर लेते हैं तो वो बीमार पड़ सकते हैं। एनडीटीवी के लिए बलौदा बाजार से दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में तीसरे चरण यानी कि 7 मई को मतदान होना है। ये सीट संवेदनशील मानी जाती है क्योंकि एक तो ये राजस्थान और यूपी की सीमावर्ती है सीट है, तो वहीं चंबल इलाके से भी सटा हुआ है। सुरक्षा और चुनाव की तैयारियों को लेकर एसपी से एनडीटीवी ने बातचीत की है। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह मौजूद हैं, हम उनसे जानकारी हासिल करते हैं। सर, अब चुनाव बिल्कुल आने ही वाला है, बिल्कुल हो गया है, तो हम जानना चाहेंगे कि ग्वालियर में चुनाव में की क्या तैयारी है। देखिए, पूरी चुनाव प्रक्रिया में पुलिस की एक अहम जिम्मेदारी माननीय इलेक्शन कमीशन ने दी हुई है। पुलिस की एक मेन जिम्मेदारी ये है कि पूरा चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी विघ्न बाधा के संपादन हो उसका। चुनाव की तैयारियां पुलिस हमेशा की तरह लंबे समय से हम लोग कर रहे हैं। मेजर चैलेंजेस रहता है किसी प्रकार की वॉयलेंस ना हो, पीसफुल चुनाव हो, जो मतदाता हमारा है वो बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का उपयोग कर सके, उसके लिए हम एक अच्छे वातावरण का निर्माण करें। तो जो अच्छा वातावरण होना चाहिए उसके लिए हमने कोशिश की है। ग्वालियर ज़िले में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, लगभग 14,000 लोगों को हमने सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं में बाउंड ओवर कराया है। इसके अलावा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग हैं, जिनकी गुंडा सूचियां बनी हुई हैं या निगरानी फाइलें बनी हुई हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके करीब 190 लोगों के अगेंस्ट में हमने जिला बदल के प्रस्ताव पेश किए हैं। इलीगल फायर आर्म्स की जो चुनौती है उसमें लगातार हमारी कार्रवाइयाँ हुई हैं। आचार संहिता लगने के बाद से लेके अभी तक लगभग 154 हमने इलीगल फायर आर्म्स के केस किए हैं, जिसमें जो लोग सोशल मीडिया पर उसका प्रदर्शन करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उनमें कार्रवाई की गई है। तो ये सारी एक्सरसाइज इसलिए हो रही है कि जो क्रिमिनल पृष्ठभूमि के लोग हैं या तो शांत बैठे, एक शांतिपूर्ण मतदान में व्यवधान पैदा ना करें या जिला छोड़ के चले जाएं। ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान से जुड़ा इलाका है, बॉर्डरिंग इलाके हैं, वहाँ से भी लोगों के आने की संभावना रहती है, तो क्या लगता है उनके लिए क्या कार्रवाई करेंगे? जैसे कि माननीय चुनाव आयोग के निर्देश हैं, ये जो इंटर डिस्ट्रिक्ट चेकिंग्स हैं, जो नाका चेकिंग है जिले में। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं ग्वालियर से आ रही है, जहां पे जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज हुई है। इमरती देवी की शिकायत पर यहां पे एफआईआर दर्ज की गई है। SC/ST एक्ट में दर्ज हुआ है मामला, डबरा थाने में दर्ज किया गया ये मामला। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। इमरती देवी पर दिया गया विवादित बयान, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी लगातार हमलावर है और आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भोपाल में जिस तरीके से मुखर रही बीजेपी और माफी मांगने की बात कही है। हालांकि जीतू पटवारी माफी मांग चुके हैं, लेकिन बीजेपी चाह रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे। देव श्रीमाली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। देव जी, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज यहाँ पे जीतू पटवारी के खिलाफ किया गया है? बिल्कुल, ये इमरती देवी के खिलाफ जो कल जीतू पटवारी ने ग्वालियर में अशोभनीय टिप्पणी की थी कि उनका रस निकल गया है
और हालांकि उन्होंने उसके बाद माफी भी मांग ली थी, लेकिन इमरती देवी ने आज जो है डबरा थाने में, ग्वालियर जिले का जो डबरा थाना जहां वो रहती हैं, वहां एक आवेदन दिया और उसके आधार पर उन जीतू पटवारी के खिलाफ मानहानि और SC/ST एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हो गई है और पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब अगला किस तरीके से इस केस को आगे बढ़ाया जा रहा है देव जी, और कांग्रेस कैसे डिफेंड कर रही है? बिल्कुल, अभी देखिए कांग्रेस की तरफ से इस FIR दर्ज होने के बाद तो कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन जीतू पटवारी ने ट्वीट भी किया था और उसके बाद मीडिया से भी बातचीत की और उन्होंने कहा था कि ये मेरे माँ जैसी हैं और मैं उनका कभी अपमान नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी जो इमरती देवी ने बयान जारी किया था उसमें भी हालांकि उन्होंने ये तो कहा था कि वो FIR दर्ज कराएंगी, लेकिन जीतू पटवारी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दिया था। चूंकि चुनाव का वक्त है और भारतीय जनता पार्टी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहेगी, तो इसीलिए निश्चित तौर पर उनका दबाव रहा होगा। उन्होंने FIR दर्ज करा दी है और अब जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि SC/ST एक्ट का जो मुकदमा है वो नॉन वेलेबल ऑफेंस होता है और उसमें जो है गिरफ्तारी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए अभी वो अपने कानूनी विशेषज्ञों से बातचीत कर रहे हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जीतू पटवारी और पूरी कांग्रेस संकट में फंस गई है। बिल्कुल, मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि SC एक्ट का ये पूरा मामला है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से खुद को डिफेंड करती है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इमरती देवी की शिकायत पर ये FIR दर्ज हुई है। SC/ST एक्ट का ये मामला दर्ज किया गया है। डबरा थाने में शिकायत दर्ज की गई है क्योंकि आज हम सुबह से ही देख रहे हैं कि इस मुद्दे को बीजेपी कितना एग्रेसिवली भुनाने जा रही है। भोपाल में भी कृष्णा गौर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। इसमें सीधा उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे, नहीं तो एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए। सीधा अल्टीमेटम राजधानी भोपाल से दिया गया था और बीजेपी की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को बाकायदा दिशा निर्देश दिए गए थे कि जहां पर भी जीतू पटवारी का कार्यक्रम होगा उनके कार्यक्रम का विरोध किया जाए, और उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। फिलहाल ये FIR दर्ज जो की गई है उसकी कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर में जीतू पटवारी के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है। इमरती देवी की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। SC/ST एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। डबरा थाने में ये शिकायत दर्ज की गई है। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है। अब देखना होगा कि इस संकट से कैसे कांग्रेस पार पाती है। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में 7 मई को मतदान होना है। इस भीषण गर्मी के बीच मतदान बढ़ाने के लिए प्रशासन अनेक तरह के जागरूकता अभियान चला रहा है। यहां तक कि मतदाताओं को वोट करने के बाद उंगली पर स्याही दिखाने पर अनेक लाभों का भी फायदा उठा सकते हैं। मतदाताओं को बस के किराए, चिड़ियाघर के भ्रमण और वोट क्लब में वोटिंग करने ऐसे तरह के ऑफर्स दिए जा रहे हैं जहां पर 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो वहीं सराफा बाजार में एसोसिएशन ने 3000 कर्मचारियों को मतदान के दिन छुट्टी देने का ऐलान किया है। जिले के कलेक्टर ने विभिन्न एसोसिएशन के साथ बैठकर मतदान करने की अपील की है। ग्वालियर एक बहुत ही बड़ा जिला है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संगठन हैं, चाहे वो व्यापारिक संगठन हो, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों, डॉक्टर्स हों, और इंडस्ट्री एक बड़े स्तर पर यहाँ पर है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं सभी लोग लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। तो आज एक प्रयास किया गया है आप सभी से संपर्क में आने का, और ये आग्रह किया है कि आप सभी संस्थाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो परिवार हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचे कि 7 मई को निश्चित रूप से सब काम छोड़ करके सबसे पहले हम लोग मतदान करें। और एक बहुत ही फ्रूटफुल चर्चा आज यहाँ रही है। बहुत सारे संगठनों ने आगे आकर के अपने अपने प्रतिष्ठान की तरफ से कुछ डिस्काउंट्स का लोगों के लिए अनाउंसमेंट किया है, जैसे कि यदि कोई मतदान करने के बाद में अपने फिंगर पर जो इंक्ड फिंगर होती है उसको दिखाते हैं, तो एक फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट हमारे वोटर्स के लिए क्रिएट किया जाएगा। मेरा तो ये संदेश है कि आदमी को घर से वोट डालने जरूर आना चाहिए, राष्ट्र निर्माण में सहयोग करना चाहिए, राष्ट्र की
तरक्की में सहयोग करना चाहिए। अभी जैसे मैडम ने भी बोला और डॉक्टर राहुल अग्रवाल ने भी बोला कि मतदान आज की ज़रूरत है, देश को आगे बढ़ाना है तो हम सबको मतदान करना चाहिए। ऑफर तो एक ठीक है, वैसे भी हम लोग डिस्काउंट देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते। अगर एक चीज़ उससे अच्छी चीज़ अपने को मिलने वाली है राष्ट्र के लिए डिस्काउंट से, तो क्या प्रॉब्लम है। आगर मालवा जिले में 100% मतदान कराने के लिए निर्वाचन कार्यालय मतदाताओं के लिए लकी ड्रॉ से इनाम की योजना लेकर आया है। दोपहर के समय में जब बहुत धूप रहती है तो उस वक्त मतदान के लिए पहुंचने वाले मतदाताओं को ठंडी छाछ की व्यवस्था की जाएगी। जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है। करीब 500 महिलाओं ने आकर्षण मानव श्रृंखला भी बनाई। तो पहले 2 चरण में वोटिंग का परसेंटेज काफी गिरा है, जिसके बाद से स्वीप को लेकर गतिविधि आयोजित की गई है। स्वीप के अंतर्गत मानव श्रृंखला का बनाना और इसके अतिरिक्त एक रैली निकाल के लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे बाजार के माध्यम से निकली है रैली, और इसके माध्यम से हम लोगों का सभी से अपील है कि सभी लोग आने वाली 13 तारीख को जब यहाँ पर मतदान है, सभी अपने घरों से बाहर निकलें, बढ़ चढ़ कर मतदान करें और अपना आगर का नाम जो है मत प्रतिशत के क्षेत्र में रोशन करें। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बड़े पुल के नवेगांव बाईपास तक सड़क की हालत जर्जर होने से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां लाखों की कीमत से बने सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। इस मार्ग को 2 भागों में बांटा गया है, जहां पर देखिए एक जगह तो ये पुल का काम पूरा हुआ है, लेकिन दूसरी जगह हालत खस्ता है। वर्तमान में जो है रोड कुछ हिस्से में क्षतिग्रस्त हुई है, जिसके पेच रिपेयर उसके परफॉर्मेंस राशि से किया जा रहा है। 7 किलोमीटर में अपना 320 में उसका पीताम्बर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था जी, जो डेंजर रोड के नाम से जाना जाता है। सेज जो है हमारा मेंटेनेंस में था, उसको मेंटेनेंस 10 साल पहले उसमें काम हुआ था। क्योंकि उसमें 10 साल पहले हुआ था और उसका अपने टेंडर भी लगाए थे रिन्यूअल का, पर रिन्यूअल से काम नहीं होने के कारण उसको पुनर्निर्माण के लिए उसका प्रस्ताव भेजा गया। बालाघाट जिले का एकमात्र बाईपास रोड जो हमारे बालाघाट के ओवरब्रिज निर्माण का कार्य के कारण इसे चालू किया गया है, और यह रोड अभी 7.5 किलोमीटर की रोड है और जो बीच में जर्जर हो चुकी है। आपको बता दें कि इस रोड निर्माण का सैंक्शन कार्य 2012 में हुआ था और जिसकी स्वीकृति आई थी 656 लाख की। आपको ये बता देना जरूरी कि आज इस आप देख रहे हैं इस रोड के परखच्चे उड़ चुके हैं और धीरे धीरे यह रोड जर्जर होती जा रही है। और आपको अभी मुझे जानकारी जो मिली है पीडब्ल्यूडी के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि यह जो रोड है ये 2 भागों में विभक्त है। एक बड़े पुल से लेके जागपुर तक जो वन क्षेत्र आता है इसमें निर्मित की गई है, और दूसरी जो जागपुर से नवेगांव तक है वह रोड जो है वह अभी पेच वर्क की जा रही है, क्योंकि वो सैंक्शन नहीं हुई थी। यह आधी जो 4 किलोमीटर की रोड है यही सैंक्शन हुई थी और इसमें करोड़ों की लागत आई थी। और आपको ये भी बता दें कि यह रोड आज जर्जर अवस्था में, देखिए अभी मेरे सामने कुछ वाहन चालक खड़े हुए हैं और इनकी गाड़ी में भी इसे जर्क लगने से काफी समस्याएं आई हैं और कुछ टूट फूट हुई है। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद वाहिद खान। कहाँ से आ रहे हो? दुर्ग से आ रहा हूँ, सिवनी जा रहा था। जी जी, ये रोड का कैसा है? तो ये यहाँ से जो बाईपास कटा है वहाँ से बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जी। वो गिट्टी का जो गड्ढा है वो टकराया गाड़ी में, तो जो ऑयल वाला जो पाइप है जी जी वो नीचे गिर गया है, तो वो टकराना चालू हो गया। मतलब रोड काफी खराब है, काफी खराब हो गई जी। इसे बनाया जाना चाहिए, हम लोग का भी हाँ तत्काल बनाया जाना चाहिए, और ये दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है आने जाने के लिए। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। मोहम्मद भाई क्या प्रॉब्लम आई गाड़ी का? ये बाइक से धचके में उचटने में ये पट से लटक गया। अच्छा, रोड खराब है? इतना रोड खराब है, देखो ना बाइक का ये टूट गया। कहीं बीच में पेच वर्क मिला क्या, सुधारे है क्या?
कहीं कहीं तो मटेरियल बस थोड़ा थोड़ा कहीं है, ये मुरम मुरम ये वगैरह, बाकी गड्ढे हैं काफी। भाई साहब क्या नाम है आपका? ललित राणा। ललित भाई, ये जो गड्ढे हैं इस रोड में, कैसा? बहुत दिक्कत है, आम जनता बहुत परेशान है, बजट आ नहीं रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और बाइक चलाने में हमको दिक्कत जा रही है, और रात के टाइम में बहुत दिक्कत जाती है, और धूल जो उड़ रही है, जो बार बार वाहन जा रहे हैं, इससे आम जनता बहुत परेशान है। सरकार को कुछ उचित कार्रवाई करना चाहिए इस मामले में। देखिए, आम जनता जो इस रोड में चलने वाले लोग हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम निहाल पारदी है। मैं इस रोड के बारे में यही कहना चाहूंगा कि सरकार को इस रोड को जल्द से जल्द बनाना होगा, क्योंकि बालाघाट पहुंचने के लिए लोगों के पास कोई दूसरी रोड है नहीं। तो प्लीज इसे कृपया करके जल्द से जल्द बनाने की कोशिश कीजिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके के धूल का गुब्बारा उड़ रहा है, और यहाँ पे हम जैसे लोग कहाँ कोई 4 व्हीलर प्रेफर कर सकते हैं। इस रोड को बनाने की कोशिश कीजिए। इन्होंने भी इस रोड को निर्माण की मांग कर रहे हैं ताकि यह रोड अच्छी बने, और यह एक लंबा मार्ग है। आपको बता दूं, एक बाईपास के रोड में एक लंबा मार्ग है, और इस पर चलना इतना दुर्भर हो गया है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, और छोटे वाहन चालक जो मोटरसाइकिल पे चलते हैं, इनके चक्के इन गड्ढों में फंस जा रहे हैं, और रात बिरात यहाँ पे दुर्घटनाएं होती जा रही हैं, और कई लोग घायल हो रहे हैं। और आपको बता दूं कि यह रोड जो है यह बाईपास के रूप में बनाया गया है, क्योंकि हमारा रेलवे का ओवरब्रिज बन रहा है। ओवरब्रिज बनने से इस रोड को डाइवर्ट किया गया है, और यह मार्ग कब तक बनेगा यह बताना पड़ तो कोई कठिन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह मार्ग आज क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसमें थिगड़ाकरण किया गया है, लेकिन वह भी नाकाफी है। रूपेश श्रीवास्तव, NDTV, बालाघाट।